नमस्कार। मैं साहिल। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग एक ऐसे प्रश्न पर बात करेंगे जिसके बारे में हम अमूमन सोचते नहीं। अक्सर आप सब लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, खूब करते हैं, दिन भर बोलते हैं। कभी कभी तो घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई क्या दिन भर चै चै करते रहते हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कैसे हम इन ध्वनियों को पैदा करते हैं, कैसे हम इनका उच्चारण करते हैं, उसका पूरा तंत्र क्या होता है। वैसे मानवीय स्वभाव है ही कि हम बहुत कम चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि ये कैसे होती है। हम उनको उपयोग तो करते हैं पर कभी ये सोचते नहीं कि ये होती कैसे है। जैसे हम में से ज़्यादातर लोगों को खाना बनाना नहीं आता, जबकि हमें खूब लजीज व्यंजन खाना पसंद होते हैं। लेकिन हम कभी ऐसा होता नहीं कि रसोई में जाएं और माँ की मदद करें, या जो भी घर में खाना बनाते हैं उनकी मदद करें और थोड़ा सीखें कि ये बनते कैसे हैं। वैसे ही हम भाषा का प्रयोग भी खूब धड़ल्ले से करते हैं, पर कभी ये सोचते नहीं कि कैसे भाषा का पूरा तंत्र होता होगा हमारे शरीर के भीतर। आज हम इसी से संबंधित 5 प्रश्नों पर बातचीत करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक ये होगा कि स्वर और जो व्यंजन है उनका वर्गीकरण हम मुख्यतः उच्चारण के आधार पर या फिर पूरा जो साउंड प्रोडक्शन सिस्टम है, जो ध्वनि उत्पादन तंत्र है, उसके हिसाब से किस तरह उसे अलग अलग वर्गों में रखते हैं और उससे संबंधित किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो ध्वनियों का वर्गीकरण हम जो इससे पहले के हमारे जो दोनों एपिसोड है, एपिसोड संख्या 4 और 5, उसमें भी हम ध्वनियों के बारे में ही बात कर रहे थे। ध्वनियों का वर्गीकरण इसे हम बहुत मोटे तौर पर, हम बहुत पारिभाषिक शब्दावली में नहीं जाएंगे, आप लोगों के लिए उतना जानना ज़रूरत भी नहीं है। तो हम आप लोगों की सुविधा और आवश्यकता के हिसाब से इसका एक सामान्य विभाजन करते हैं, आसान सा। एक तो आप ध्वनियों को बांटते हैं आपके उच्चारण स्थान के हिसाब से, कि किस उच्चारण स्थान से किस ध्वनि का उच्चारण हम करते हैं। दूसरा, हम ध्वनियों का वर्गीकरण करते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि आपका ध्वनि का मतलब आप समझ रहे हैं ना, स्वर और व्यंजन, ठीक। अभ्यंतर प्रयत्न, तीसरा हम करते हैं प्राणत्व के हिसाब से, और चौथा हम करते हैं घोषत्व के हिसाब से। तो मुख्यतः इन 4 आधारों पर हम ध्वनियों को बांट लेते हैं। यह बहुत स्थूल वर्गीकरण मैंने आपको बताया है, बहुत व्यवस्थित ढंग से ये नहीं है। बहुत व्यवस्थित ढंग से तो बहुत बड़ा वर्गीकरण है, लेकिन मोटे तौर पर आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो इतना ही मामला है। अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है उसमें ही आपके कई सारे अलग अलग भेद आते हैं। जैसे आपने पिछले एपिसोड में स्पर्श के संबंध में सुना था, संघर्षी, अंतस्थ, अंतस्थ से ही जुड़ी हुई चीज है अर्धस्वर, उष्ण। ये सब आपके अभ्यंतर प्रयत्न के ही हिस्से हैं। प्राणत्व में आगे हम ध्वनियों को 2 हिस्सों में बांटते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण का मतलब समझने के लिए हमें इन शब्दों का अर्थ समझना होगा। प्राण का मतलब होता है वायु या हवा। जैसे कहते हैं ना कि उसके प्राण निकल गए, यानी उसके शरीर के भीतर से सारी श्वास निकल गई। तो प्राण यानी श्वास, हमारी सांस। अल्प यानी कम, महा यानी कि ज़्यादा। अल्प प्राण का मतलब होता है ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हमारे शरीर के भीतर से
कम वायु बाहर निकले, और महाप्राण ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने के लिए हमें ज़्यादा सांस का प्रयोग करना पड़े, ज़्यादा सांस हमारे शरीर से बाहर निकले। ये आप सब लोग जानते ही होंगे कि अगर हम सांस बाहर नहीं निकालेंगे तो हम ध्वनियों का उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अपना मुंह और अपनी नाक बंद कर लीजिए 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए तो कोई नहीं कर पाएगा, 1 सेकंड के लिए, और फिर कुछ बोलकर देखने की कोशिश कीजिए। ऐसे मुंह और ऐसे करके नाक बंद करके आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उच्चारण तभी होगा जब सांस शरीर से बाहर निकलेगी। तो जब वो कम बाहर निकलेगी तब ध्वनि कही जाएगी अल्प प्राण, और जब ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलेगी तब महाप्राण। इसके बाद एक चीज होती है घोषत्व। घोष कहते हैं घर्षण को, घोष यानी घर्षण। तो जब किसी ध्वनि के उच्चारण में घर्षण पैदा हो तब उसे सघोष या घोष ध्वनि कहते हैं, और जब घर्षण पैदा ना हो तब उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। ठीक, घर्षण किसके भीतर पैदा होता है? घर्षण पैदा होता है स्वर तंत्रियों जिसे इंग्लिश में हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स में घर्षण। अब ये स्वर तंत्रियां क्या होती है? हमारा जो ये एडम्स एप्पल निकला होता है ना, जिसको गांव वगैरह में टेंटुआ कहते हैं, तो इसके पीछे ना एक पूरा ध्वनि तंत्र होता है, एक ध्वनि यंत्र, तंत्र नहीं ध्वनि यंत्र, जिसको साउंड सिस्टम कहते हैं। तो उस ध्वनि यंत्र में ना बीच में ऐसे 2 झिल्लियां होती हैं जिनको स्वर तंत्रियां कहते हैं। एक डायग्राम है, उससे आप ज़्यादा इस बात को समझेंगे। ये देखिए, ये आपका एडम्स एप्पल हो गया, जो ये निकला हुआ होता है हमारा। इसके पीछे ऐसे यहाँ पर एक स्वर यंत्र होता है। ठीक, पूरा ऐसे, इसको आप कहते हैं स्वर यंत्र, जिसको लैरिंक्स भी कहते हैं। ठीक, ये जो स्वर यंत्र है, इस स्वर यंत्र के भीतर ना, जब इसको ऊपर से देखेंगे, जैसे क्रिकेट में नहीं होता है कि एक कैमरा ऊपर से दिखाता है हमें पूरा नीचे, तो जब इसको ऊपर से देखेंगे तो ये इस तरह का होता है स्वर यंत्र। तो ये 2 झिल्लियां होती हैं जो कि स्वर यंत्र के भीतर होती हैं। इन्हें ही, इन 2 झिल्लियों को ही हम स्वर तंत्रियां कहते हैं। ठीक, और इन झिल्लियों का मुख्य काम क्या होता है? हालांकि उससे ऊपर एक ग्लोटिस होता है, उसका काम होता है, उसको छोड़ दीजिए अभी। केवल इतना समझिए कि इनको हम स्वर तंत्रियां कहते हैं। और कभी तो ये बहुत नज़दीक आ जाती है, कभी ये पूरी तरह बंद भी हो जाती है, और कभी ये पूरी तरह खुल भी जाती है। जब स्वर तंत्रियां बंद हो जाती हैं तो ये ढक्कन की तरह होती हैं। जैसे दरवाज़ा होता है ना, दरवाजे की तरह। जब दरवाज़ा बंद कर देंगे तो हवा नहीं बाहर निकल पाएगी, या कमरे के भीतर हवा नहीं आ पाएगी, तब उच्चारण भी नहीं हो पाता। जब ये खुलती हैं तभी हम उच्चारण कर पाते हैं, कुछ बोल पाते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं, उस समय हवा बहुत आराम से इनके बीच से आ जाती है, कोई घर्षण नहीं होता, आपस में कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। तब जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें हम कहते हैं अघोष। और जब ये ध्वनियाँ बहुत नज़दीक आ जाती हैं, और ध्वनियाँ कह रहा हूँ, जब ये स्वर तंत्रियाँ बहुत नज़दीक आ जाती हैं, जैसे दरवाजे को अगर आप आधा बंद कर देंगे तो उनके बीच से निकलने के लिए कम जगह बचेगी। तब हवा, अगर तेज़ हवा चल रही होगी तो हवा उस दरवाजे को धकेलते हुए आएगी, उससे टकरा कर आएगी। और जब भी टकराहट होती है तब भी क्या होता है? घर्षण होता है। तो जब ये स्वर तंत्रियाँ, ये वोकल कॉर्ड्स बहुत नज़दीक आ जाती हैं और वायु के निकलने के लिए कम जगह बचती है, तब वायु, सांस हमारी इनसे टकराकर घर्षण करते हुए बाहर निकलती है।
और तब जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें हम सघोष या घोष ध्वनियां कहते हैं। तो अब आपको मैं उम्मीद करता हूं कि अल्पप्राण महाप्राण का मतलब समझ आ गया होगा, सघोष और अघोष का मतलब समझ आ गया होगा, और इस पर तो हम बात कर ही चुके थे पिछले एपिसोड में। अब बचे हैं आपके उच्चारण स्थान, ठीक, यानी किन किन स्थानों से, किन किन हिस्सों से हमारा उच्चारण में सहयोग मिलता है। तो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़े ही वो कारण होते हैं जिसकी वजह से हवा भीतर आती है और बाहर निकलती है। इसीलिए जब आप देखिए, कभी बहुत ध्यान से सोते हुए व्यक्ति के पेट को देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर पेट के भीतर फेफड़े होते हैं, तो वो ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि वो सांस लेता रहता है व्यक्ति, तो उसी में फेफड़े हमारे फूलते और फिर सिकुड़ते रहते हैं। तो फेफड़ों से हवा बाहर निकल रही होती है जो यहाँ से श्वास नली से बाहर निकलती है और हमारे मुख के माध्यम से या हमारी नाक के माध्यम से बाहर आती है। दो ही जरिए हैं, या तो मुख से बाहर आएगी या नाक से बाहर आएगी, ठीक। तो आपका नासिका विवर यानी नाक का जो पूरा रास्ता है वो, आपका मुख का जो पूरा रास्ता है वो, फिर मुख के भीतर जितनी भी चीज़ें हैं जैसे आपके होठ, आपके दांत, आपकी जीभ, और जीभ के ऊपर के हिस्से आपका गला, ये सब आपके उच्चारण अवयव कहे जाते हैं, यानी उच्चारण में शामिल होने वाले अंग, ठीक। तो इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण उच्चारण अवयव है। ये देखिए आपके फेफड़े, इन फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है और यहाँ से हवा बाहर आ रही होती है, ठीक। यहाँ पर हमारा होता है स्वर यंत्र। इसी के भीतर क्या होता है, ये हो गया आपका स्वर यंत्र, यानी स्वर यंत्र एक बड़ा सेट है, उसका एक सबसेट है स्वर तंत्रियां, उसका एक हिस्सा है स्वर तंत्रियां, ठीक। उसी के भीतर स्वर तंत्रियां होती हैं। हालांकि इतना बड़ा मैंने बना दिया, ये जो नाली है ना, ये नाली भी दो हिस्सों में बटी होती है। मान लीजिए गर्दन है, इस गर्दन के भीतर ये नाली है। जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो होती है आपकी ग्रास नलिका या भोजन नली, जहाँ से भोजन को हम गटकते हैं ना, गटकते मतलब कि अंदर ले जाते हैं अपने शरीर के भीतर। और इधर की तरफ होती है श्वास नली, यह श्वास नलिका, यानी जहाँ से सांस भीतर जाता है। और क्योंकि दोनों का मुख एक ही जगह होता है, इसलिए कहते हैं कि जब हम कुछ खाते हैं तो खाते हुए हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो हवा बाहर निकलेगी, हवा बाहर निकलेगी तो यहाँ पर एक ढक्कन होता है, ढक्कन नुमा चीज़ होती है गले में, जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस या अभिकाकल। तो ये आपकी जानकारी के लिए है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक। मतलब आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा अभिकाकल क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सामान्य समझ के लिए, तभी आप सही से उच्चारण अवयवों को समझ पाएंगे। तो जब हम खा रहे होते हैं ना, तो अभिकाकल श्वास नली को बंद कर देता है, ठीक। तो खाना सीधा भोजन नली में चला जाता है। लेकिन जब आप बोल रहे होते हैं तो हवा भीतर से बाहर निकल रही होती है, सांस, तो वो भीतर से जब दबाव डलता है तो अभिकाकल खुल जाता है, ढक्कन, और तब ये डर है कि खाना सांस नली में न चला जाए। हालांकि इसके बाद यहाँ पर भी फिर एक और ढक्कन नुमा चीज़ होती है जिसको कहते हैं काकल, ग्लोटिस। और ये काकल किसका बचाव करता है, काकल स्वर यंत्र का बचाव करता है। काकल होता है स्वर यंत्र के ऊपर, और फिर काकल के बाद होती है स्वर तंत्रियां। तो प्रकृति ने पूरा एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म डेवलप किया इंसान के भीतर, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत रोचक भी है समझने के लिए। लेकिन हम तब भी इतने बुद्धू होते हैं, तब भी खाना अटका लेते हैं इतनी चीज़ों के बाद भी, क्योंकि हम सुधरते तो हैं नहीं। तो यहाँ से आपकी सांस बाहर आएगी स्वर यंत्र से होते हुए। ये हो गया आपका मुंह, ये हो गए आपके होठ, जिनको आप ओठ भी कहते हैं, ओठ भी कहते हैं और ओष्ठ भी कहते हैं। ये हो गए दांत,
फिर ये होती है हमारी जीभ। अब इस जीभ के ऊपर भी कई सारे हिस्से होते हैं। जैसे आप अपनी जीभ को अपने दांत पर स्पर्श कीजिए, दांत को छूइए जीभ से, फिर आप दांत को छूते हुए उसे उल्टा गले की तरफ ले जाइए ऊपर छूते हुए। दांत के बाद सबसे पहले तो आएगा मसूड़ा। इस मसूड़े को कहते हैं, जो आपके दांत की जड़ें होती हैं, वर्च। फिर मसूड़े के बाद एक खुरदरा हिस्सा आएगा ऐसे उभरा हुआ, जो कि ये है, इसे कहते हैं मूर्धा। फिर उसके बाद एक हिस्सा आएगा जो खुरदरा नहीं होगा, होगा तो प्लेन लेकिन थोड़ा सख्त सा होगा, उसे कहते हैं कठोर तालु या केवल तालु भी इसे कहते हैं। और उसके बाद एक ऐसा हिस्सा आता है हमारे मुख में ऊपर की ओर, जिस पर जीभ के छूते ना गुदगुदी सी मचती है, उसको कहते हैं कोमल तालु। और फिर आपका कंठ तो होता ही है, और ये होती है आपकी नाक, जिसको नासिका कहते हैं। अब जिस भी हिस्से से जिस ध्वनि के उच्चारण में सहयोग मिलता है, उस ध्वनि को हम उसी वर्ग में रख देते हैं। जैसे जिन ध्वनियों के उच्चारण में होठों की भूमिका सबसे ज़्यादा होगी, उन ध्वनियों को हम नाम देते हैं ओष्ठ ध्वनि। इसको हटा देता हूं ना, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। उसको हम नाम देते हैं ओष्ठ ध्वनि। अब जिन ध्वनियों के उच्चारण में दांत की भूमिका होती है, उसे हम कहते हैं दंत ध्वनि। जिनके उच्चारण में नाक की भूमिका होगी, उसे हम कहते हैं नासिक्य ध्वनि। जिनके उच्चारण में मूर्धा की भूमिका होती है, उसे कहते हैं मूर्धन्य ध्वनि। जिनके उच्चारण में तालु की भूमिका होती है, उसे कहते हैं तालव्य ध्वनि। इसी तरह आगे भी ध्वनियों के कई सारे वर्ग होते हैं उच्चारण अवयव के आधार पर। क्योंकि ये जो क्लास है, इसका संबंध सिर्फ एमसीक्यू प्रश्नों से है, तो इसमें हम डिटेलिंग में ये सब नहीं पढ़ेंगे। डिटेल में ये सब आपके लेक्चर्स में है। यहाँ पर हम एक मोटी रूपरेखा, एक स्थूल रूपरेखा हमें जाननी थी, वो हमने जान ली। अब हम सीधे बात करेंगे आपके 5 प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न है, ई ई च छ ज झ अ आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से, ओष्ठ से। मतलब किस उच्चारण अवयव से इन ध्वनियों का उच्चारण होता है। तो एक आसान सा तरीका है ये ध्यान रखने का। आसान सा तरीका क्या है? 5 वर्ग होते हैं ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इसको कैसे याद रखते हैं? कचोटता प्यार। 5 वर्ग होते हैं। अब आप भीतर से बाहर की ओर चलिए, अपने गले के भीतर से। सबसे पहले कौन सा उच्चारण अवयव आता है? हमारा कंठ, हमारा गला। तो कवर्ग की ध्वनियां कंठ से उच्चरित होती हैं, इसलिए ये क्या ध्वनियां कहलाती हैं? कंठ ध्वनियां। फिर चवर्ग, कंठ के बाद कौन सा हिस्सा आता है? तालु का हिस्सा। तो क्योंकि इनका उच्चारण तालु से होता है, इसलिए ध्वनियां कहलाती हैं तालव्य ध्वनियां। फिर आपका टवर्ग, और तालु के बाद कौन सा हिस्सा आता है? मूर्धा का हिस्सा। और ये ध्वनियां क्या कहलाती हैं? मूर्धन्य। तो ये सीक्वेंस है। इसी क्रम में आपकी वर्णमाला में, यानी देवनागरी वर्णमाला में ध्वनियों को रखा गया है, जिस क्रम से इनका उच्चारण होता है। मूर्धा के बाद क्या आते हैं? दांत। और तवर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? दांतों से, इसलिए ध्वनियां कहलाती हैं दंत ध्वनियां। और फिर हमारे ओठ, ओष्ठ,
इसलिए ये ध्वनियां कहलाती हैं ओष्ठ ध्वनियां। तरह स्वर का भी इसी तरह अलग अलग उच्चारण स्थान है स्वरों के, और इसमें आगे य र ल व श श स ह के भी अलग अलग उच्चारण स्थान है। वो सब डिटेल की चीज़ है, इतना हम अभी बात नहीं कर सकते, यहाँ पर इतना समय भी नहीं है। तो ये चवर्ग की सारी ध्वनियां हैं, और ई इनका उच्चारण स्थान क्या होगा आपका तालव्य। ठीक, तो उत्तर क्या होगा तालव्य। यानी ये हालांकि विकल्पों में थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ आप इसको ऐसे कर लीजिए ना, इसकी भाषा को हम ठीक कर लेते हैं। मूर्धा से, कंठ से, तालु से। ठीक, उत्तर होगा तालु से। अगला प्रश्न है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इस बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके? य र ल व, तो उसका उत्तर होगा व। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण का अर्थ तो आपको पता चल ही चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें बहुत आसान सी चीज़ है अल्पप्राण और महाप्राण को जांच करना। तो 1 मिनट के लिए आप सब खुद को बड़ा भाषा वैज्ञानिक समझिए और एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। अपने हाथ को अपने मुख के आगे लेकर आइए और ध्वनियों का उच्चारण करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा किस ध्वनि के उच्चारण में ज़्यादा वायु बाहर निकल रही है और किस में कम। तो क ख ग घ अंग, तो आप महसूस करेंगे कि पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनि में कम वायु बाहर निकलती है और दूसरी और चौथी ध्वनि में ज़्यादा वायु बाहर निकलती है। ऐसे हर वर्ग को देखिए, प फ ब भ म। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। ठीक, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं क्योंकि उतनी हवा स्वरों के उच्चारण में बाहर नहीं निकलती। फिर य र ल व भी आपके अल्प प्राण होते हैं और श श स ह आपके महाप्राण होते हैं। ठीक, क्योंकि आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि य और व अर्ध स्वर होते हैं, तो जहाँ स्वर होंगे वहीं वो भी होंगे, और बाकी जो बचे हैं वो महाप्राण। बाकी ऐसे करके भी देख सकते हैं इन्हें। तो प्रश्न है, इनमें से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? तो ख तो आपका महाप्राण होगा क्योंकि दूसरा वर्ण है ये अपने वर्ग का। ग तीसरा वर्ण है और तीसरा कौन सा होता है? अल्प प्राण। फिर घ चौथा वर्ण है यानी महाप्राण, और ठ आपका ठ दूसरा वर्ण है यानी महाप्राण। ठीक, तो उत्तर होगा बी। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष और सघोष में क्या होता है, हर वर्ग का या हर वर्ग के प्रथम 3 जो वर्ण होते हैं ना, वो होते हैं घोष या सघोष, और हर वर्ग के चौथे और पांचवें वर्ण होते हैं आपके, माफ कीजिएगा, पहले 2 होंगे, प्रथम 2, हर वर्ग के प्रथम 2 वर्ण होंगे घोष आपके अघोष, और हर वर्ग के अंतिम 3
अंतिम 3 वर्ण होंगे घोष या सघोष। ठीक, ये क्यों होते हैं, कैसे इसे याद रख सकते हैं, सब हमने लेक्चर में बात की है। तो अब हमें बताना है कि इनमें से घोष वर्ण कौन सा है। तो क अपने वर्ग का पहला वर्ण है यानी अघोष होगा, ट भी अघोष होगा, फिर आपका च भी अघोष होगा, ज तीसरा वर्ण है, च छ ज तीसरा वर्ण होता है घोष या सघोष, तीसरा, चौथा और पांचवा। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो ये स्वरों का वर्गीकरण आ गया। अब स्वर में जो आपके अ और आ है, ये दोनों हैं कंठ ध्वनियां। फिर आपका जो ई और ई है, ये दोनों हैं आपकी तालव्य ध्वनियां। और जो आपका उ और उ है, ये दोनों होती हैं आपकी ओष्ठ ध्वनियां। तो इन्होंने पूछा है ओष्ठ वर्ण, तो ओष्ठ वर्ण क्या होगा, उ। तो ये थे हमारे 5 प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। जो भी समस्याएं, दिक्कत होगी या आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी इस कक्षा को लेकर, वो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ताकि आपके सुझावों से सीखकर हम अगली क्लास में और बेहतर कर सकें। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।